तो साल की स्टार्टिंग में हमने रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का जो मैच देखा था, वहां पर सेथ रॉलिंस का गियर शील्ड वाला था, वो चीज हम सब लोगों ने नोटिस की थी। तो उसके पीछे की क्या स्टोरी है वो सेथ रॉलिंस ने रिवील करी। पहले तो रॉलिंस ने ये बताया कि भैया पहले से कुछ भी ऐसा प्लान नहीं था कि मैं जब रोमन रेंस के सामने स्टेप अप करूंगा तो मैं शील्ड वाले गियर में करूंगा। ये डिसीजन जो है लास्ट टाइम पर बनाया गया था। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इवेंट था वो सेंट लुइस के अंदर था, जहां से मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है। तो मेरा वहां पर जो पुराना शील्ड का सामान है वो सब पड़ा हुआ था, तो मैंने अपनी मॉम से मंगाया और उसके बाद जाके वो मेरे तक पहुंचता, फिर मैं उसको पहन के जो है मैच हासिल करने गया रोमन रेंस के सामने। तो कुछ इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी सेथ रॉलिंस से जुड़ी हुई कि क्या कहानी थी सेथ रॉलिंस के शील्ड के गियर को पहनने की। क्योंकि जब वो सेथ रॉलिंस पहन के आए थे तो एकदम से सब लोग शॉक से हो गए थे कि अरे ये सेथ रॉलिंस क्या पहन के आ गए, क्योंकि उस समय उनका वो ड्रिप वाला सीन चल रहा था जो कि अभी चल रहा है। लेकिन अचानक से वो शील्ड का पूरा गियर पहनना वो कुछ इंटरेस्टिंग था, और इसके पीछे की कहानी है वो भी इंटरेस्टिंग है, जो कि इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर कर दी। नेक्स्ट गाइस, आप लोग इस पिक्चर को देख सकते हो, और वैसे कुछ बताने के लिए यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये देखा जाए कि बंदे कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। पहले ऊपर वाले पिक्चर में आप देख सकते हो रोमन रेंस एंड दी ऊसोस को, जो कि आई थिंक 2010 के टाइम के आसपास की है। बाकी पॉल हेमन की तो ये सदियों पुरानी फोटो हो गई। और अब उसको आप देखो कि कैसे क्या क्या इन लोगों ने अचीव कर लिया है। पॉल हेमन भी इतने बड़े बंदे बन चुके हैं रेसलिंग के अंदर, और बाकी रोमन रेंस तो और ऊसोस तो इस समय अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को कैरी कर रहे हैं। कुछ बताने के लिए नहीं है, लेकिन हाँ जर्नी इतनी लंबी हो चुकी है ब्लड लाइन की, एंड पॉल हेमन भी उसका पार्ट है। WWE के अंदर बेस्ट फिजिक किसकी है, ये पोस्ट WWE ने डाली अपने इंस्टाग्राम के ऊपर। अब ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ स्पेशल है नहीं, लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत हंसना है ना, अगर आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी भी उदासी चल रही है, तो आप लोग इसका जो कमेंट सेक्शन है वो खोल के देख सकते हो। जो ज़बरदस्त तरीके से हर कोई बंदा अपनी अपनी अर्जी लगा रहा है, मिस कह रहे हैं कि मेरी फिजिक अच्छी है। इवन कुछ लोग यहाँ पर ट्रोल करते हुए ये भी लिख रहे हैं कि ओटिस सबसे बढ़िया फिजिक के बंदे इस समय WWE के अंदर। वैसे मेजॉरिटी में अगर सीरियसली देखा जाए तो बॉबी लैशली का नाम है बहुत ज़्यादा देख रहा था, और मैंडी रोज का भी। बाकी वैसे आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है, आपको बेस्ट फिजिक किसकी है WWE के अंदर? मतलब एक तो होती है बेस्ट फिजिक और एक होती है आपको कौन सी पसंद है, मुझे आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। लेकिन हाँ, पिक्चर के लिए WWE ने ड्रू मैकइंटायर का यूज़ किया है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कोडी रोड्स ने भी रिसेंटली ESPY जो WWE की अवार्ड है उसको जीता था, जहां पर WWE मूवमेंट ऑफ द ईयर का खिताब उनको मिला था जब रेसलमेनिया के अंदर उन्होंने अपना रिटर्न किया था। एंड ऑलरेडी कोडी रोड्स हिंट कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर भी उनका मूवमेंट आने वाला है। इस पूरे जो एक पोस्ट इंटरव्यू आप लोग कह सकते हो इस शो का, उसके बाद जो है कोडी रोड्स कहते हैं कि इतने सारे और मूवमेंट्स थे लेकिन मुझे चुना गया, मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है और मैं ऑलरेडी तैयार हूँ अपने नेक्स्ट ईयर की मूवमेंट को बनाने के लिए। और यहाँ पर हिंट करते हुए दिखाई दिए कि वो मूवमेंट ऑब्वियसली वही है जब वो जीतेंगे WWE की वर्ल्ड चैंपियनशिप, या फिर अगर मैं सीधे भाषा में बोलूँ तो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, जो कि फिलहाल रोमन रेंस के पास है। इवन फैंस ने नोटिस भी किया कि कैसे इनडायरेक्टली कोडी रोड्स इस बात को हिंट कर रहे हैं। वैसे अगर वो जीतते हैं तो शायद डेफिनेटली वो फिर मूवमेंट ऑफ द ईयर का मौका बन सकता है उनके लिए, बट क्या ये चीज़ कोडी रोड्स कर पाएंगे उसके लिए अभी काफी लंबे पापड़ बेलने बाकी है, क्योंकि अभी उनको अपनी इंजरी से रिकवर भी होना है। अभी आपको पता है ये जो पूरी स्टोरी लाइन चल रही है इज़ीकल और ये अलायस वाली, उस टाइम पर डेमन सैंडो वो सुपरस्टार जो कि मिस को बिल्कुल ऐसे मिमिक किया करते थे, उनका नाम भी आ रहा था कि शायद वो हो सकते हैं जिनको WWE स्पॉट के लिए चूज करे, कि अगर उनको अलायस को सच में उनको कोई भैया वगैरह स्टोरी लाइन दिखानी है, क्योंकि इस काम को कॉपी करना पहले भी जो डेमन सैंडो है उस वाले कैरेक्टर के अंदर बहुत अच्छे से कर चुके हैं। तो इसके बारे में खुद उनसे ही पूछ लिया गया, तो उन्होंने कहा देखो ये सारी बातें रूमर्स थी, मेरे को कभी भी WWE ने इस तरीके कोई कांटेक्ट नहीं किया कि तुमको इस वाले रोल के लिए आना है। इवन अगर WWE कॉन्ट्रैक्ट करती भी तो मैं इसमें अपने दूसरे कामों में बिजी हूँ, तो शायद मैं WWE का ये वाला जो ऑफर है वैसे भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला था। तो जो सारे रूमर्स थे कि डेमन सैंडो आ सकते हैं ऐसे वैसे वगैरह वगैरह, वैसे हालांकि ये सिर्फ स्पेकुलेशन ही थी, कोई ऐसे कॉन्क्रीट कभी भी किसी की तरफ से रिपोर्ट नहीं पता लगी। एंड डेमन सैंडो ने इस बात को पूरी तरीके से खत्म भी कर दिया है। वीर मान के बारे में मैंने आपको बताया था कि उनकी जो रोमांटिक स्टोरी लाइन है अब वो चलने वाली है, एंड जो वो अभी तक इतने एंग्री यंग मैन बन के आते थे अब उसमें WWE कुछ अलग करने जा रही है। तो इसके ऊपर वीर मान का क्या कहना है, इस एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने इस बात को खुद रिवील कर दिया। उन्होंने कहा कि यार तुम मेरी दूसरी साइड भी तो देख सकते हो, तुमने हमेशा वीर मान को देखा है गुस्से में कि वो ऐसे बीस्ट है, ऐसे बिल्कुल गुस्से में आता है, लेकिन मेरे कैरेक्टर में और भी बहुत कुछ है, और ये सारी चीज़ें देखने के लिए अब तुम्हें आने वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड्स को ट्यून करना पड़ेगा। तो यहाँ से ऑफिशियली वीर मान ने इस बात को कंफर्म ही कर दिया कि उनकी जो स्टोरी लाइन है सारा स्क्रैबर के साथ में वो डेफिनेटली रोमांटिक एंगल वाली चलने वाली है। और ये तो WWE करती ही है, एक टाइम पर किसी बंदे को बहुत ही तगड़ा दिखाएगी और उसके बाद उसको रोमांटिक एंगल में डाल के ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि ओ भाई साहब ये क्या हो गया, कोई बड़ा जायंट सुपरस्टार भी ऐसे कर सकता है क्या? पता नहीं WWE ऐसा क्यों करती है, मेरे ख्याल से ये होना नहीं चाहिए था बिल्कुल भी उनके साथ में, बट WWE के अपने ही काम है और इस चीज़ में अब वीर महान भी मैं तो बोलूँगा शिकार हो चुके हैं। ब्रे वायट के बारे में, द फील्ड के बारे में भाई साहब पिछले कुछ एक घंटे में तबाही सी खलबली सी मची हुई है। अब हुआ क्या, ब्रे वायट ने एक तो 13 घंटे पहले के आसपास जो है
इस वाली ट्वीट को ट्वीट किया। एक ग्राफिक है ये पूरा, जहाँ पे एक बंदा है उसने अपनी गर्दन खुद पकड़ी हुई है, हालांकि ये बिल्कुल ब्रे वाइट के वो लैंटर्न पकड़ने के स्टाइल में है, या फिर जो फील्ड अपनी अपने मुंडी पकड़ के आते थे वो स्टाइल में है। और यहाँ पे जो ट्वीट है उनके बहुत क्रिप्टिक रहते हैं, लिखना है उनका, आई विल प्लेस ऑन हिज शोल्डर द की टू द हाउस ऑफ डेविड, वट ही ओपन्स नो कैन शट एंड वट ही शट्स नो वन कैन ओपन। इससे आप पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं फिर, चलो इसके बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जिससे हमको थोड़ी बहुत चीज़ समझ में आ रही है वो क्या है, उनकी बायो जहाँ पर वो लिख रहे हैं बिगिन अगेन किड इट्स व्हाट यू डू VKM। अब VKM क्या है? VKM WWE के अंदर अगर आप किसी से पूछो तो वो आसानी से बता देगा, ये है विंस मैकमैन का नाम, विंसेंट केनरी मैकमैन, जिनका मिडिल नेम उसके साथ उन्होंने डाला हुआ है। अब यहाँ पे अपने ट्विटर की प्रोफाइल के अंदर विंस मैकमैन का मेंशन करना किस चीज़ की तरफ इशारा करता है ये समझ जाना चाहिए हमको कि शायद उनका कुछ लिंक है WWE के साथ में। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ब्रे वाइट की सिर्फ इन ट्वीट्स के भरोसे या फिर इन क्रिप्टिक चीज़ों के भरोसे मैं ऐसे यकीन नहीं मान सकता कि ब्रे वाइट आ रहे हैं, जब तक हमको किसी सोर्स की तरफ से कुछ चीज़ ना पता लगे। और अब तक हमको किसी सोर्स की तरफ से ऐसी कुछ बात नहीं पता लगी है, तो भले आप इन चीज़ों के ऊपर विश्वास कर सकते हो, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि ये चीज़ें गलत होती हैं। पास में बहुत सारी चीज़ें फील्ड ने ऐसे टीज करी है, ब्रे वाइट ने टीज करी है, और एक्चुअल में फिर जाकर वो चीज़ होती है। लेकिन हाँ, अब जब ये है मामला इतना कंफ्यूजिंग, तो इसके ऊपर कोई ऐसे बात बोल देना कि ये चीज़ होगी, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। बाकी आपको क्या लग रहा है ब्रे वाइट की इन ट्वीट से, इन क्रिप्टिक चीज़ों से, इन रहस्यमयी बातों से, मुझे आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर मैं आपसे पूछूं कि रोमन रेंस को बहुत ज़्यादा इंटरनेट के ऊपर फैंस पसंद करते हैं, एंड ऑब्वियस सी बात है उनको पसंद करेंगे क्योंकि इस समय कंपनी के वो मेगा स्टार हैं, लेकिन उनसे भी आगे अगर मैं कहूँ कि कोई बंदा है, वो भी आगे नहीं बहुत आगे, थोड़ा सा आपको सरप्राइजिंग लग सकता है, लेकिन गाइस ये नाम है लोगन पॉल का। तो एक अभी इंटरनेट के ऊपर gambling.com की तरफ से आई थिंक एक वो हुआ देखने के लिए सर्वे टाइप का, आप इसे कह सकते हो कि क्या, सर्वे भी नहीं कह सकते इसको, उन्होंने एक तरीके से स्टैट निकालने की कोशिश करी कि क्या पॉपुलैरिटी है इंटरनेट के ऊपर रेसलिंग फैंस की रोमन रेंस के लिए और लोगन पॉल के लिए। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं लोगन पॉल के लिए वो निकल कर आए 64%, और वहीं रोमन रेंस की बात करूं तो ये ऑलमोस्ट आधे थे, 35% के आसपास। तो ये वाला डेटा डेफिनेटली काफी शॉक करने वाला है कि इंटरनेट के ऊपर जो फैंस है वो लोगन पॉल के लिए ज्यादा पॉजिटिव हैं अगर हम रोमन रेंस के कंपैरिजन में देखें। एंड आई थिंक इसके पीछे रीजन ये भी है कि लोगन पॉल बने ही पूरे इंटरनेट से हैं, तो ये शायद एक रीजन हो सकता है। बट जो भी है, किसी भी तरीके से फैन फेवरेट वाली चीज़ में रोमन रेंस को बीट करना, वो भी इस टाइम पर, ये किसी के लिए भी बड़ी बात होगी। तो ये मुझे काफ़ी हैरान करने वाला स्टार्ट लगा कि लोगन पॉल इंटरनेट के ऊपर ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं रोमन रेंस से। तो क्या इसका मतलब उनके पास में अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप दे देनी चाहिए? हेल नो। अच्छा, तो क्या अब हमको ये मान लेना चाहिए कि ब्रॉक लेसनर समर स्लैम के अंदर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीतने वाले हैं, और इस बात को WWE ने खुद से ही ऑलरेडी बता दिया है? तो ये चीज़ आपको पता होगी कि जब भी कोई चीज़ होने वाली होती है WWE उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाती है पहले से ही। मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली मर्चेंडाइज की या फिर प्रॉप वगैरह निकालने की। जैसे आप देखो मिस की मैंने आपको टी शर्ट 2-3 दिन पहले ही दिखाई थी, मंडे नाइट रॉ से पहले, कि यार WWE ने एक टी शर्ट लॉन्च करी है। अब ये मतलब ये एक टी शर्ट बना ली है, अभी बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगी। और वो क्या थी कि मिस की जो बॉल्स हो मैसेज हैं। उसके बाद हमने मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में क्या देखा, अपना सीना फाड़ के मिस ने उस वाली टी शर्ट को जो है फ्लॉन्ट किया था। अब क्या चीज़ हो रही है ब्रॉक लेसनर के साथ में, आप लोग इस वाले एक्शन फिगर को देख सकते हो। यहाँ पर हमको ब्रॉक लेसनर का नया एक्शन फिगर देखने को मिल रहा है, वो तो है ही, लेकिन इंटरेस्टिंगली यहाँ पर WWE चैंपियनशिप और यूनिवर्सल चैंपियनशिप दोनों ही है। तो सिमिलर केस, WWE जब किसी चीज़ को लॉन्च करे, किसी प्रॉप को लॉन्च करे, किसी मर्चेंडाइज को लॉन्च कर रही है, तो उसका एक पर्पस होता है। एंड क्या इससे हमको ये हिंट मिल रहा है कि क्योंकि ऑलरेडी WWE ने ब्रॉक लेसनर को अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप देने का डिसीजन ले लिया है, तो उन्होंने उनके जो रिंग साइड कलेक्टिबल्स हैं इनको ऑलरेडी बना दिया, एक्शन फिगर को बना दिया, और जिस टाइम पर ब्रॉक लेसनर चैंपियन बन जाएंगे उसके बाद जो है WWE इसको बेचने के लिए भी तैयार हो जाएगी। तो ये एक मेरे को लगता है अब तक की सबसे बड़ी चीज़ है जिस पर हम स्टैंड करके बोल सकते हैं कि हाँ, ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि आखिर क्यों ब्रॉक लेसनर चैंपियनशिप जीतेंगे रोमन रेंस एट समर स्लैम, क्योंकि WWE ने शायद उसकी प्रिपरेशन चालू कर दी है। तो ये भाई साहब अब देखो क्या होता है ब्रॉक लेसनर का। इस चीज़ को देख के मुझे तो बिलीव होने लगा है कि ब्रॉक लेसनर सच में कुछ करने जा रहे हैं समर स्लैम के अंदर, जो कि फैंस को शॉक कर देगा लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच के अंदर। क्योंकि WWE ने उनके एक्शन फिगर्स पहले से बना लिए चैंपियनशिप के साथ में, अभी तक वो चैंपियनशिप जीते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद चैंपियनशिप जीतने के बाद WWE फिर इसको लिस्ट कर दे कि हाँ भैया खरीद लो वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने बना दी हैं। क्या कहना चाहोगे आप इसके ऊपर? एंड क्या सच में रोमन रेंस हार रहे हैं डिस्प्यूटेड चैंपियनशिप? आपको क्या लग रहा है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। कल के स्मैकडाउन के एपिसोड की बात करते हैं तो ये भी ब्रॉक लेसनर से ही जुड़ी है। कल स्मैकडाउन के एपिसोड में आपको ब्रॉक लेसनर का रिटर्न देखने को मिलेगा। अभी आप लोगों से पूछोगे कि क्या रोमन रेंस आने वाले हैं?
तो एज ऑफ नाउ रोमन रेंस को एडवर्टाइज तो WWE ने नहीं किया है एंड मुझे पूरे चांस लग रहे हैं कि रोमन रेंस नहीं आएंगे, क्योंकि शायद WWE इनके एक फेस ऑफ को बचाना चाह रही है मैडिसन स्क्वायर गार्डन के लिए, जो कि 25 जुलाई को होगा, जहां पर ब्रॉक लेसनर तो एडवर्टाइज नहीं है लेकिन रोमन रेंस एडवर्टाइज, ब्रॉक लेसनर भी है क्या, आई थिंक नहीं है, तो रोमन रेंस वहां पर एडवर्टाइज है। तो आई थिंक WWE उस चीज़ के लिए इसको बचा कर रख रही है, कल स्मैकडाउन में शायद ना हो जाता है तो बढ़िया बात है, क्योंकि इस फ्यूड में तो यही बात है कि जितना शुगर डालोगे उतनी मिठास आएगी, और अब तक तो ये दोनों सुपरस्टार आमने सामने भी नहीं आए हैं। वेल, आज की वीडियो यहीं तक, कितनी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।